फिर छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं शिवराज सिंह राजौरा, वरिष्ठ अध्यापक सावी, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के संबंध में पाठ्यक्रम विभाजन संबंधित जो अति महत्वपूर्ण टिप्स है वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। विश्वास करता हूँ कि यह टिप्स आपके भविष्य में भी काम आएंगी। इसी के साथ मैं अपना यहाँ से पाठ्यक्रम विभाजन चालू करता हूँ कि किस प्रकार। सबसे पहले हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है इतिहास, दूसरा राजनीति शास्त्र से संबंधित यूनिट, तीसरी जो है हमारे जल संसाधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा, विनिर्माण, मानव संसाधन, परिवहन एवं संचार। यूनिट नंबर 4 आर्थिक अवधारणा, नियंत्रण एवं नियोजन। भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता। यूनिट 5 के अंदर हमने सड़क और सुरक्षा, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन इसके अंदर लिया है। दोस्तों, मित्रों, मैं आप सभी से यह गुजारिश करता हूं कि आप ये जो 5 यूनिट में हमने इस पाठ्यक्रम विभाजन जो किया है, किस किस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं यूनिट 1 ले रहे हैं। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला आता है स्वर्णिम भारत। इसके अंदर स्वर्णिम भारत के अंदर प्रारंभ वाला जो भारत था हमारा, प्राचीन जो भारत था, और 12वीं शताब्दी तक इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रही है, कितने जनपद थे, कितने महाजनपद थे, इस प्रकार के भी इसके अंदर इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का भी पूछ सकते हैं छोटा प्रश्न, 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और 5 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कहने का आशय यह है कि पहली यूनिट का जो पहला अध्याय है हमारा स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का जो है, इसमें हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो उस समय जो प्राचीन भारत के अंदर महाजनपद की व्यवस्था थी। संपूर्ण अखंड भारत के अंदर 16 महाजनपद थे। तो इसमें से लॉन्ग प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर 5 अंक का वो दे दे, एक ही प्रश्न इसमें से बना के दे दे कि 16 ही महाजनपदों के नाम लिखिए। आप ये 16 महाजनपदों के नाम लिख देते हैं, आंसर दे देते हैं, तो आपको 5 के 5 नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर 2 नंबर का इसमें प्रश्न आया, 5 का नहीं, आखिर 2 का, तो 2 का प्रश्न किस प्रकार से आएगा। हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करना है अब कि राजस्थान में कितने महाजनपद थे, उनके नाम आप लिखिए। ये 2 नंबर हो गए। आपने फटाफट 4 जनपदों के नाम लिख दिए, सामने वाला परीक्षक जो भी कॉपी चेक करेगा वो आपको 2 में से 2 दे देगा। 1 नंबर का प्रश्न इसके अंदर
से कब तक रहा, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप कि प्रारंभ से लेके 12वीं शताब्दी तक भारत के अंदर महाजनपद काल व्यवस्था रही है। अब इसी यूनिट के अंदर मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट साम्राज्य। दोस्तों, अगर पहले अध्याय में से फर्स्ट वाला जो हमारा यूनिट जो फर्स्ट है उसमें से अगर प्रश्न नहीं आता है कोई, दूसरा हमारे को दे देते हैं, इसी से संबंधित स्वर्णिम भारत के अंदर है कि भाई मौर्य वंश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, वर्णन कीजिए। तो आप मौर्य वंश की शासन व्यवस्था कर देंगे। इसी प्रकार से सातवाहन साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चोल प्रशासन की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, पल्लव कहाँ के थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य। दोस्तों, इसके अंदर एक साम्राज्य बात है, ध्यान देने योग्य बात। साम्राज्य सुनते ही बच्चों का मस्तिष्क चक्कर खाने लग जाता है कि साम्राज्य क्या चीज। मुझे पहले बताना चाहिए था, जब ये मौर्य वंश, सोंग वंश, सातवाहन वंश है ना, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह किया। साम्राज्य मतलब अपनी सीमाओं का विस्तार करना, अपनी सीमाओं को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, इस साम्राज्य को हम धन के आधार पर भी बढ़ा सकते हैं, शक्ति के आधार पर भी बढ़ा सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं कि एक 10 कुत्ते हैं, उन 10 कुत्तों के बीच के अंदर अगर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो क्या 10 ही कुत्ते उसको लेके भाग जाएंगे? ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो प्रश्न का उत्तर देने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखाती है। सभी बच्चा हाथ खड़े कर देते हैं। अच्छा बताइए रामलाल जी, आप बताइए। रामलाल आप बताइए बेटा कि सर उसमें तो क्या होगा, जो बलिष्ठ होगा, जिसमें शक्ति होगी वही वो मांस का, बाकी 9 तो भाग जाएंगे और जो शक्तिशाली रहेगा वही उस पर आधिपत्य कर लेगा। तो साम्राज्यवाद की हम डेफिनेशन इसमें किस प्रकार से दे सकते हैं, तो साम्राज्यवाद की परिभाषा जो हम दे सकते हैं इस प्रकार की, शक्ति और हिंसा के आधार पर अधीनस्थ जनता पर विदेशी शासन का लादा जाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। जब आपको ये टाइटल समझ में आ जाएगा, पूरा आपको अगर टाइटल समझ में आ जाएगा तो पूरी रामायण और आपको महाभारत का आपको ज्ञान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे भारत क्या है, भारत की मिट्टी के अंदर एक ऐसी तासीर रही कि जो भी यहाँ आया है उसे आत्मसात कर लिया है। इसी आत्मसात से आत्मसातीकरण बना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है इसके अंदर कि आत्मसातीकरण से आप क्या समझते हो। 1 नंबर का प्रश्न दे दिया। आत्मसाती मतलब आत्मा से, मन से, तन से, बुद्धि से, शक्ति से उस देश की जो भी संप्रभुता है उसके अनुरूप ढल जाना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। तो ये तो 5 नंबर का जो आपका अभी टॉपिक हुआ है ना, यूनिट फर्स्ट के अंदर अभी और है। दूसरा इसमें आता है संघर्षकालीन भारत, 1206 से के बाद, 1206 से लगाकर 1757 तक। 1206 से 1757 मतलब प्लासी के युद्ध तक का जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, प्लासी के युद्ध तक की जो बातें हैं आपको इसमें लिखनी है।
इसमें दिल्ली का सल्तनत काल आ जाएगा, मुगल कालीन में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसमें उसके बाद में जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे क्या क्या किया, किस प्रकार की उनकी शासन व्यवस्था थी, इसमें भी आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद में हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा जो रहे, उन्होंने उनका किस प्रकार का योगदान रहा, किस प्रकार से उन्होंने प्रतिशोध किया अंग्रेजों का और लोगों के अंदर जन चेतना जगाई, इसमें भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। शिवाजी के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, एक बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पूछा जा सकता है, और सिख धर्म के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसा भी प्रश्न, चाहे गुरु नानक जी के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे गुरु गोविंद जी के बारे में पूछ सकते हैं, बंदा बैरागी कौन था, रंजीत सिंह जी कौन थे, इनकी क्या उपलब्धियां थी, इन पे भी आपको पूछा जा सकता है। तीसरा जो इसी के अंदर यूनिट के अंदर यूनिट 3 का इसी के अंदर जो आता है, यूनिट 3 के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, मतलब 1757 से लगाकर 1857 तक किस प्रकार के आंदोलन में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनजातीय आंदोलन, एक क्रांतिकारी संगठनों का योगदान, राजनीतिक आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष की 1857 से लगाकर 1947 के भारतीय इतिहास में जो घटनाक्रम हुए हैं, उन पर आप निबंध लिखिए। इसमें सब आ जाएंगे, हमारे कांग्रेस की स्थापना आ जाएगी इसके अंदर आपके महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन आ जाएगा, ठीक, और जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कवि हो, कहने का तात्पर्य है कि सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिकार किया, तभी जाके हम सब भारत के अंदर भारत को आज़ादी मिली। इसके बाद में है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में राष्ट्रवाद में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सब उदाहरण के लिए कि सबसे पहले विश्व के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कौन से देश से शुरू हुआ। आगे और चलते हैं, इसी के बाद में औद्योगिक क्रांति भी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में भी इसमें है। ये विश्व के इतिहास में किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बोला है। अब हम राजनीतिक पे आ जाते हैं। राजनीतिक में लोकतंत्र की परिभाषा पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र को समझाते हुए इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये भी बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और खंड के अंदर में भी यह प्रश्न आपके आ सकता है, ठीक है। फिर लोकतंत्र के बाद में आपके केंद्र व्यवस्था के बारे में आ सकता है, राज्य व्यवस्था के बारे में आ सकता है। केंद्र के अंदर आपके कार्यपालिका के ऊपर भी पूछ सकते हैं, आपको न्यायपालिका के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपकी व्यवस्थापिका के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस प्रकार से होती है, आपकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, आदि 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 बातें के बारे में भी आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें यह 7 नंबर का प्रश्न आता है केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हुए राज्य सरकार में 8 नंबर का प्रश्न आता है। विधानसभा से संबंधित, विधान परिषद से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है, तो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो भाग आता है, तीसरा यूनिट जो आता है, उसमें जल संसाधन, कृषि, विनिर्माण, मानव संसाधन, परिवहन एवं संचार, इसमें भी 3-3 नंबर के आपके हर भाग में से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। ऐसे करके 18 नंबर इसमें से बनते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, हम कृषि के ऊपर दे सकते हैं। चौथा जो भाग है हम ले सकते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब दोस्तों धन का शास्त्र, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। इसमें आर्थिक अवधारणा के बारे में आपसे बात पूछ सकते हैं।
आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे नियोजन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे कि नियोजन के बारे में बताऊं कि भाई बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, किन्हीं एक भाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का किसी एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए समझाइए। ये आपके अगर 7 नंबर का आपके 4 नंबर का प्रश्न आ गया तो ये मान के चलो परीक्षक देख लेगा कि भाई यहाँ इस बच्चे को आता है और फटाक से आपको नंबर दे देगा। अब इसमें बैंकिंग भी आ जाती है, बैंकिंग के अंदर बैंक के कार्य पूछ सकते हैं, संस्थागत स्रोत क्या क्या हैं इसके वो भी पूछ सकते हैं। आप बैंकिंग के अंदर ये बता सकते हैं। और आगे चलते हैं मूल्य वृद्धि के ऊपर भी, जिसे मुद्रास्फीति हम कहते हैं, मुद्रास्फीति क्या है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये भी इस प्रकार के भी आपके 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद हम चिट फंड और वित्तीय कंपनियों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उपभोक्ता पे 4 नंबर का प्रश्न आता है। उपभोक्ता या विधिक जागरूकता, इन दोनों को मिलाकर वो 1-1 नंबर का भी पूछ सकते हैं और 2-2 नंबर का भी पूछ सकते हैं और 4 नंबर का भी आपसे पूछ सकते हैं। लास्ट यूनिट जो हमारी है वो 4 नंबर की आती है। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन पर भी पूछा जाता है, ये 4 नंबर का। ऐसे करके कुल मिलाकर 80 नंबर का जो है ये पाठ्यक्रम विभाजन हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। विश्वास करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको डिटेल के अंदर यूनिट वाइज आपको समझाने का 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न और नक्शे किस प्रकार से, मानचित्र किस प्रकार से भरे जाते हैं उसका भी टिप्स मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जय भारत, जय हिंद।